कश्मीर की आई, कौन है इम्तियाज, कौन है अबरार, कौन है इब्रार, इनको शोपियान में एनकाउंटर पर मार दिया गया, प्रूव हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तौसीफ रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल देश टाइम। दोस्तों, अभी जो है सियासती दौर चल रहा है और सभी सियासतदार लोग अपनी सियासत और सियासी पार्टियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो MIM के चीफ है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ हैं, उनके ऊपर हर बार हर पार्टी, हर विपक्षी दल उनके ऊपर हर बार इल्ज़ाम लगाता है कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो जो है बीजेपी के लिए वर्क करते हैं, मुस्लिम चिल्लाते हैं सिर्फ, और वो सिर्फ भड़काऊ बातों को काम करते हैं, सिर्फ भड़काऊ बात बोलते हैं जिससे कि समाज के अंदर जो है वायलेंस पैदा होता है। इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए और इन्हीं सब सवालातों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ है जनाब मोहम्मद नफीस साहब, जो द पॉलिटिकल चैनल्स पे आते हैं और वो उनका अपना चैनल है और वो हर बात को क्लियर करते हैं। उनसे ही आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे साथ जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इस तरीके के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं और क्या दूध है क्या पानी है। इसी पे बात करने के लिए नफीस साहब, मैं आपका अपने चैनल के अंदर इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया, सवाल पूछिए। नफीस भाई, सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ हैं, सदर आला हैं, उन्हीं के ऊपर हर बार इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है कि वो बीजेपी के बी टीम है और वो सिर्फ मुस्लिम चिल्लाते हैं? जवाब दीजिए नफीस भाई। बीजेपी का बी टीम बोलने वाली गोदी मीडिया और बीजेपी का बी टीम बोलने वाला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, उनके पास इस बात का कोई बेस नहीं है। बात तो इस टॉपिक में तब की जाएगी जब कोई बात प्रूफ के बुनियाद पर बोली जाए, एविडेंस, दलील के बुनियाद पर बोली जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर राहुल गांधी ने कहा था कि ये बीजेपी की बी टीम है तो उसने कोई सबूत नहीं दिया था, ना कोई प्रूफ दिया था। तो हम भारत के लोग अंधे गूंगे बहरे नहीं हैं कि कोई कुछ भी बोलकर निकल जाए बिना प्रूफ का हम उसे मान लेंगे। वैसे ही जब तेजस्वी यादव ने कहा तो उसने प्रूफ नहीं दिया, जब गोदी मीडिया कहती है तो कोई प्रूफ नहीं देता है। बस इनको चाहिए मुसलमानों का वोट। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इनके दिल में डर बहुत है। क्यों पता है? क्योंकि देश का हिंदू कांग्रेस को या RJD को या फिर अन्य पार्टियों को जो सो कॉल्ड सेकुलर, उनको वोट नहीं करता है। इनको वोट कौन करता है? जितनी भी पार्टियां हैं जो खुद को सेकुलर कहती हैं, इनको वोट सिवाय मुसलमान कोई नहीं करता है। क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 300 से भी ज्यादा सीटें आई हैं, क्योंकि देश का मेजॉरिटी हिंदू ने बीजेपी को वोट किया है। पूरा आंकड़ा मेरे पास है, आंकड़ा। लेकिन इन रामजादों की जो पार्टी, असल में जो RSS की पार्टी कांग्रेस है, उसके मात्र 50 सीटें आई हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मात्र 50 सीटें क्यों आई? ऐसी पार्टी को जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, ऐसी कांग्रेस पार्टी को जिसके नेतृत्व में भारत में दंगे लगाए गए हैं, ऐसी कांग्रेस पार्टी को जिसके रहते हुए सच्चर कमेटी और कुंदूक कमेटी की रिपोर्ट बनी जो कहती है कि मुसलमान चमार से भी बदतर हालत में है। यानी देश में मुसलमानों को बर्बाद करने वाली पार्टी बीजेपी नहीं, कांग्रेस है। देश में बाबरी मस्जिद का इशू को खराब करने वाली कांग्रेस है। फिर भी ऐसी पार्टी को हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। किसने वोट दिया? मुसलमानों ने दिया है। और अब जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हित में बात करते हैं, बाबरी मस्जिद के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ट्रिपल तलाक पर बात करते हैं, तो मुसलमानों का रुझान और ध्यान कांग्रेस से हटके AIM पर आ रहा है। तो इनको बहुत डर सता रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट ले लेगा तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, RJD, JDU, TMC नंगे हो जाएंगे। इनको वोटर तो कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि हिंदू उनको वोट नहीं कर रहा है। तो मुसलमानों का वोट पाने के लिए ये बेवकूफ़ी भरी बात ये तमाम पार्टियां कहती हैं। तो जो भी इंसान बीजेपी का बी टीम का है, अगर वो तथ्य के बुनियाद पर कहता है, तो जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी तरीके से मैं उससे भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते उसे प्रूफ देकर बात करना होगा। और दूसरी बात यही है कि जिसको सिर्फ मुसलमानों के टुकड़ों पर पलना है और सिर्फ मुसलमानों के ही वोट की उम्मीद है, क्योंकि भारत में मुसलमान ही एक ऐसा कौम बचा है जो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि किसी से डर के वोट दे रही है, डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं दे रही, बीजेपी को हराने का ठेका लेकर रही है। तो असद साहब उनको दिखा रहे हैं कि स्कूल के नाम पर वोट दो, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट के नाम पर वोट दो,
तब जाकर तुम्हारा देश में कुछ हो सकेगा। तो ये जितने भी पार्टी जो एमआईएम को बी टीम बोलती है, इनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं देना है, बल्कि मुसलमानों को बीजेपी से डराना है और एमआईएम का कनेक्शन बीजेपी से दिखाकर मुसलमानों को वोट लेना है। तो इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए ये लोग हारे हुए हैं, हारेंगे और आगे भी हारेंगे। दूसरा सवाल पूछिए नफीस भाई। तो मेरा यही पे एक और ये सवाल है नफीस भाई आपसे कि जो है एमआईएम के जो चीफ हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके ऊपर और एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी जो है उन्हीं के लिए वो बात करते हैं, बाकी और समुदाय और कम्युनिटीज़ के ऊपर उनका सवाल क्यों नहीं होता है? जवाब दीजिए। 70 साल के भारत का इतिहास को अगर आप खंगाल कर देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम के ऊपर जुल्म हुआ तो वो मुसलमान है। कोई भी हिंदू हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो पार्टी, वो कहेगी कि भारत का बंटवारा हुआ, ये झूठ बात है। जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही बंटवारा किया गया। पाकिस्तान अलग हुआ तो इससे देश का बंटवारा नहीं हुआ, मुसलमानों का बंटवारा हुआ। आधा भारत में, आधा पाकिस्तान में। फिर बांग्लादेश में बंटवारा हुआ तो भी मुसलमानों का बंटवारा हुआ। और जब मुसलमानों की ताकत को नेहरू ने और हिंदुओं ने मिलकर तोड़ दिया तो बच्चे कुछ मुसलमानों को क्या किया गया? लैंग्वेज के नाम पर मारा गया, धर्म के नाम पर मारा गया, इस्लाम और हिंदुइज्म के नाम पर मारा गया। और आज जब कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की हालत एजुकेशन और डेवलपमेंट के नज़रिए से चमार से भी बद। चमार समझते क्या होता है? किसको कहते हैं चमार? जो गंदगी वाले काम करते हैं हिंदुओं के नज़र में। हम तो कास्टवाद में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन सो कॉल जो लोग मानते हैं वो सबसे गिरे हुए लोगों को चमार समझते हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की हालत गिरे हुए चमार से भी बदतर है। तो अगर उस चमार से भी बदतर जो कौम की हालत इतनी खराब हो चुकी है, अगर उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं तो क्या गलत है? तो मुसलमान सब इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा खास्ता और पसमानदा हालत में मुसलमान हैं। दूसरी बात, वो सिर्फ मुसलमान नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भारत के पार्लियामेंट के एक ऐसे सांसद, इकलौते सांसद हैं जिन्होंने रोहित वेमुला के लिए आवाज़ उठाई। वो रोहित वेमुला जो मुसलमान नहीं, दलित था, उसने आत्महत्या कर ली प्रेशर में आकर, पॉलिटिक्स में आकर। उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। खुद कन्हैया कुमार के ऊपर जब कार्रवाई की जा रही थी, उसे फंसाया जा रहा था, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कन्हैया कुमार के लिए भी आवाज़ उठाई। उमर खालिद, सफर अजारकर, यहाँ तक कि वरवरा राव के लिए आवाज़ उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी है। कितने दलितों का ज़मीन छीना गया, आदिवासियों का ज़मीन छीना गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पूरे भारत में जिसके साथ भी गलत होता है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, असद साहब आवाज़ उठाते हैं। आज तेलंगाना के हिंदू के कई सारे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोटो रखकर पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। अगर वो वाकई में कट्टरपंथ होते तो उनको भगवान नहीं माना जाता। तो ये बात सरे से गलत है। हाँ, जो आम हिंदू है, जो कट्टरपंथी नहीं है, जो बात को समझने की कोशिश कर रहा है, उसे ये समझना चाहिए चूँकि ज़्यादा लिंचिंग मुसलमानों के साथ है, ज़्यादा गलत मुसलमानों के साथ हो रहा है, इसीलिए मुसलमानों का नाम ज़्यादा उनके ज़बान पर आ रहा है। जिस दिन हिंदुओं का लिंचिंग किया जाएगा या जिस दिन हिंदुओं के साथ गलत किया जाएगा तो कोई और नहीं बोलेगा, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ही बोलेगा। तो ये भी बात सरे से खारिज मैं करता हूँ कि असद साहब सिर्फ मुस्लिम करते हैं, और अगर करते हैं तो इसके पीछे वैलिड रीज़न है। अच्छा नफीस भाई, इसी पे एक मेरा ये सवाल है कि अभी बंगाल की सियासत में बहुत ही सरगर्मियाँ पैदा हैं। तो नफीस भाई, मेरा ये कहना है कि क्या एमआईएम, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या बंगाल की राजनीति के अंदर अपना कदम जमा पाएंगे कि नहीं? क्या किसकी सरकार बनेगी? और जिस तरीके का रुझान आ रहा है कि हाल ही दिनों में नफीस भाई, ममता बनर्जी से एक द लल्लन टॉप के शो पर जो है एक इनका इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है वो वहाँ आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप एक्चुअल बताएं नफीस भाई कि क्या मतलब बेस क्या है वहाँ एमआईएम का? बंगाल में एमआईएम का बेस मजबूत है और एमआईएम बहुत ज़ोरों शोरों से लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी का चाल इतना ख़तरनाक हुआ कि वो कोई पहचान नहीं पाया। जिस दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल की सरजमीन पर कदम रखकर अपनी पहला स्पीच, पहला पब्लिक मीटिंग करने वाले थे, उसी दिन जेपी नड्डा भी आने वाला था और बीजेपी के बहुत सारे नेता आने वाले थे, लेकिन ममता बनर्जी ने पब्लिक मीटिंग नहीं करने दिया असदुद्दीन ओवैसी साहब को। लेकिन ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा को आने दिया, योगी आदित्यनाथ को आने दिया, नरेंद्र मोदी को आने दिया, यहाँ तक कि अमित शाह को भी आने दिया। इससे ये पता चलता है कि जिन मुसलमानों के टुकड़ों पर ममता बनर्जी पल रही है, उसके लिए ममता ने पिछले 10 साल में कोई भी काम नहीं किया।
और चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमान अपना लीडर मान चुके हैं, भले से असद साहब हमेशा कहते हैं कि मैं मुसलमानों का लीडर नहीं हूँ, मैं तमाम दबे कुचले पिछड़े लोगों का लीडर हूँ जिनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मुसलमान तो उन्हें अपने लीडर मान चुके हैं। और चूँकि ममता ने कोई काम किया नहीं मुसलमानों के लिए, तो असद साहब का यहाँ पर आना और मुस्लिम वोट का खा जाना ये ममता को सता रहा है, क्योंकि पिछली लोकसभा इलेक्शन में हिंदुओं ने ममता को वोट दिए ही नहीं है, सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया है। इसीलिए बीजेपी के 2 सांसद से 18 सांसद हो गए और ममता के बहुत सारे एमएलए जो कि हिंदू हैं वो सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हिंदुओं का मिजाज यहाँ बहुत कंफ्यूज करने वाला है। वो बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं लेकिन मुंह से ममता ममता कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का मिजाज ममता की तरफ कट्टरपंथी वाला है कि हम देंगे तो ममता को ही वोट देंगे, बीजेपी को हराना है। लेकिन जिन मुसलमानों को स्कूल चाहिए, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, रोज़गार, यहाँ तक कि जिनको भ्रष्टाचार बंगाल में ख़त्म करना, वो इमाम का साथ देना चाहते हैं। तो ये जो मीटिंग ममता बनर्जी ने असद साहब की कैंसिल करवाई, इससे इमाम को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन लोग काफ़ी जज्बे में हैं और बहुत गुस्से की हालत में हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टरपंथी नेताओं को यहाँ पर आने दे रही है, लेकिन हमारे कौम का एक लीडर जो कि हमारे कौम के लिए प्राउड है, बायसे फ़ख्र है, ऐसे लीडर्स हर 100 साल में एक बार पैदा होता है। भारत में महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद तीसरा अगर कोई सबसे बड़ा नेता उभरा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी। ऐसे लीडर को बंगाल में ना आने देना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब का अपमान नहीं था, ये पूरे मुस्लिम कौम के मुंह पर तमाचा था कि अगर तुम्हारे ज़ात बिरादरी से एक नेता उभरेगा तो उसे हम ऐसे ही पकड़ कर दबा देंगे और कोई भी इसके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। तो फिलहाल वेस्ट बंगाल में एमआईएम मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, 24 परगना जैसे एरिया में बहुत मजबूती से कदम जमाए हुए, वहाँ पर काम चल रही, पब्लिक मीटिंग तक हो रही है। लेकिन ममता इसीलिए घबरा कर उनका मीटिंग को कैंसिल कर रही है। एमआईएम अगर यहाँ आएगी तो इंशाअल्लाह 10, 15, 20 सीट तक तो जीत ही सकती है, लेकिन अगर ममता रैली नहीं कराने देगी तो फिर मैं नहीं कह सकता कि यहाँ की आवाम किस लिए वोट देगी, क्योंकि ममता चाहती है कि मुसलमान बीजेपी से डरकर उसको वोट दे। हालांकि मुसलमान बंगाल में बीजेपी का कुछ नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी 30% है। बंगाल के हिंदू चाहे तो बीजेपी को हरा दे, हिंदू चाहे तो बीजेपी को जिता दे, क्योंकि हिंदुओं की आबादी 70% है। अगर हिंदू चाहता है कि बीजेपी आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता। अगर हिंदू चाहेगा कि बंगाल को बीजेपी से बचाना है तो टीएमसी को वो जिता देंगे। तो ये पूरा खेल हिंदुओं के हाथ में, हिंदुओं की ताकत को हमें और आपको मानना ही पड़ेगा। हिंदू ही देश में सरकार बनाता है और देश में सरकार गिराता है। हफीज़ भाई, यहीं पे मेरा एक और ये सवाल कि जहां ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी साहब को घुसने नहीं दे रही है, वहीं बीजेपी वालों को बंगाल के अंदर एंटर करने दे रही है बीजेपी पार्टी को, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जहां वो एलिगेशन दूसरी तरफ लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो कहीं ऐसा ना है कि पलटवार में कि ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ नहीं है। देखिए, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान की पार्टी आईएसएफ ने उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ही बीजेपी की बी टीम है। ये हम क्या कहेंगे? ये कोई नया चीज़ है ही नहीं ना। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी है, लेकिन पार्लियामेंट में गला वो खुद नरेंद्र मोदी का पड़ता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का बी टीम असदुद्दीन ओवैसी है, लेकिन अपने मामा, बाबा, बहन जो भी शादी होता है वो नरेंद्र मोदी को दावत देकर बुलाता है। अखिलेश यादव कहता है कि मैं बी टीम है, लेकिन अपनी माँ बहन के शादी में जो भी शादी होता है वो नरेंद्र मोदी को बुलाता है। वैसे ही ममता बनर्जी कहती है कि असद साहब बीजेपी के बी टीम है, लेकिन जब भी दावत खाने की बात हो, मुर्गा उड़ाने की बात हो, बीजेपी को बुला लेती है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी बीजेपी से ऐसे जुड़ी थी, अगर इसके इतिहास को आप खंगालेंगे, जब 2002 का दंगा हुआ था उस वक्त भी ममता बनर्जी एनडीए के साथ सरकार में थी, बीजेपी के साथ सांठगांठ में थी। 2002 के बाद भी ममता बनर्जी एनडीए में मंत्री रह चुकी हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों को शायद पता नहीं बंगाल का, ट्रिपल तलाक का जब बिल आया तो वॉकआउट कर दिया ममता बनर्जी के एमपीज़ ने, ये कहकर कि हमारे इससे कोई लेन देन नहीं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। जब ट्रिपल तलाक का मामला आया, कश्मीरी मुसलमान का मामला आया, तो भी सुदीप बनर्जी ने खड़े होकर कहा कि मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। तो जब मुसलमानों का मुद्दा आता है तो पार्लियामेंट में खड़े होकर मुसलमानों का वोट लेने वाले हरामखोर ये कहते हैं कि हमारे इससे कोई लेन देन नहीं है। तो ममता बनर्जी का ये कहना कि बीजेपी की बेटी असद साहब हैं, ये ऐसा बोलते हैं ना जैसे कि बिल्ली के सपने में छिछड़ा के बोटी जैसा बोलते हैं, वही हिसाब है कि मुसलमानों को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि मुसलमान बेवकूफ़ कौम है, बीजेपी से डरे हुए, इनको तो रोजी रोजगार चाहिए नहीं, रिक्शा चलाना, ठेला चलाना और पंचर बनाना है, इनको डरा डरा कर वोट लो और झूठ बोल कर वोट लो।
लेकिन ममता को ये नहीं पता कि मुसलमान जाग रहा है, हर जगह इमाम का सपोर्ट कर रहा है, असद साहब को अपना लीडर मान चुका है। लेकिन ये भी बात सबको अब पता चल जाएगी कि त्रिपल तलाक में ममता अगर बीजेपी के साथ है, कश्मीरी मुसलमान पर ममता अगर बीजेपी के साथ है, और बंगाल में रैली वो बीजेपी की होने दे रही इमाम को रोककर, तो समझ चुका है कि मुसलमान, और समझ जाएगा कि ममता ही बीजेपी, बीजेपी ही आरएसएस, आरएसएस ही कांग्रेस, और कांग्रेस ही ममता है। तो शुक्रिया रेडी है नफीस मेरा भाई, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितने भी एलिगेशंस लगे हुए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर उनको बताया कि, और सबको डिफेंड किया और बताया कि, और उन सब एलिगेशंस को हटाया, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो है विपक्षी दल उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। शुक्रिया नफीस भाई, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और आपने अपनी बात को काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म किया। शुक्रिया नफीस भाई। जी, कोई बात नहीं।